हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप वेल एंड गुड हो। सब लोग कोविड फ्री हो। कि ये थर्ड वेव तहलका कर रही है उस सबसे आप मुक्त हो। अगर बाई चांस कोई दिक्कत हो तो आपको फिर ये नहीं, फिर आपको मेडिसिन, मतलब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आप मेडिसिन लें, रेस्ट करें, पीसफुल रहें, जब ठीक हो जाए तब यहाँ पे आए। ठीक है ना। तो गाइज मैं बता रहा था आपको कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, एसएससी का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, डिफेंस का, तो इवन स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में जीके पूछी जाती है और जीके में ये पार्ट इंक्लूड होता है। ठीक है ना। तो गाइस, दिस इज प्रभव एंड आई एम हियर विद अ टॉपिक that is important books and authors का पार्ट 1। एक्चुअली क्या होता है ना कि इस दुनिया में करोड़ों बुक्स हैं। अब आप कहोगे कि कौन कौन सी बुक्स याद करनी है, तो मैं आपको कुछ फ्यू, लेकिन हमें बहुत ही गिनी चुनी 300 400 या 100 200 अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग याद करनी पड़ती है बुक्स जो आए। और हमें याद भी कैसे करना है कि एक हमें पूरा रटना नहीं है उसके नाम को, हमें इस तरीके से याद करना है कि जैसे क्वेश्चन में बुक का नाम है, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। आजकल सारे पेपर OMR होते हैं ना, तो यहाँ दिए हैं। तो हमें कनेक्ट करना है कि हमें ऐसे याद करना है कि कनेक्ट हो। ठीक है ना। ये नाम पढ़े और इधर पढ़े तो मतलब हाँ इसका ये था, तो हम ऐसे ऐसे करके टिक लगा के आ जाए। हमारा काम उतना होता है, हमें स्मार्टली वर्क करना है। हमें क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं रहना, हमें स्मार्ट तरीके से काम करके अपने आप को एग्ज़ाम क्लियर करवाना है। तो गाइस, आज पार्ट 1 के साथ हूँ मैं आपके साथ। 25 26 27 कुछ बुक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे, बाकी बुक्स बाद में करेंगे। और जो आज हैं वो स्टार मार्क कर लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यार मेरी हिंदी भी खराब हो गई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जितने स्टार लगाना चाहो लगा लो, जो करना चाहो कर लो, इन्हें ज़रूर तैयार कर लेना। मैं आपको अंदर ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ बुक्स में, क्योंकि हम अगर हर बुक में ट्रिक यूज़ करेंगे ना तो वो फिर खिचड़ी हो जाएगी। वो नहीं करनी हमको। हमको क्या करना है, हमको जहाँ जैसी जो ज़रूरत है उस हिसाब से काम चलाना है। ठीक है ना गाइस। तो चलते आगे। हमारे सामने सबसे पहली बुक आ गई है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मेरे हिसाब से आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते आप जान जाएंगे। इसका हिंदी में पार्ट है जिसको बोलते हैं हम भारत एक खोज। और ये बुक ज़्यादातर CBSE ने स्पेशली, मतलब ऑलमोस्ट सबने पढ़ी होगी अपने 8 9 10 7 क्लास में, तो पता होगा। तो इसके ऑथर कौन है ये भी पता होना चाहिए आपको, और ऑब्वियसली पता भी होगा। चलो मैं आपको एक याद करने के तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका मतलब हुआ भारत की एक खोज से रिलेटेड है ना। तो हमारा एक भारत था ब्रिटिशर्स के ज़माने में, और एक आज ज़माने का है मॉडर्न। तो इस बीच का गैप कब ख़त्म हुआ था, 1947 में। तो हमारा जो मॉडर्न भारत की खोज है वो कब हुई है, 1947 में। किन किन लोगों का योगदान है तो पता होगा। उनमें से एक थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे फर्स्ट PM भी थे, पता होगा आप सबको। ठीक है ना। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये हमारे फर्स्ट PM थे और वो सब थे। तो मतलब बुक में ये कंटेंट नहीं है, मैं आपको सिर्फ आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ। बुक में तो हड़प्पा मोहनजोदारो वगैरह सब कुछ है, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो मान लो आपकी एक नए वे में डिस्कवरी ऑफ इंडिया की थी, अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाने के बाद की। तो वो किसने करी है, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना। मैं आपको ना क्या करूँगा, मैं ऐसे आपको नाम बता दूंगा, बट
आपको मैं साथ में पिक्टोग्राफिक मेमोरी भी दूंगा। उससे क्या होगा, पिक्टोग्राफिक मेमोरी ज़्यादा देर तक आप मेमोराइज कर सकते हैं, आपके दिमाग में फ़ोटो बस जाती है, और वो वैसा नाम ही आएगा ना एग्जाम में तो आपके सामने वो फ़ोटो आ जाएगी और फोटो में उसका नाम होता ही है। देखो ऐसे मैं ज़्यादातर फ़ोटो ऐसी लाया हूँ कि जिनमें इनका नाम बुक के टाइटल से बड़ा हो, ठीक है ना। तो ये जवाहरलाल नेहरू सर हैं, इन्होंने लिखी है ये वाली बुक, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और मैं याद करने का तरीका आपको बता चुका हूँ कि भारत की खोज एक तरह से आज़ादी के बाद हुई है, और इसमें एक रोल इनका भी था। तो ठीक है ना, आगे बढ़े। ओके, हमारे पास सेकंड बुक आती है अ पैसेज टू इंडिया। मैं आपकी बुक्स भी इस सीरीज में लगाया हूँ कि आपको मज़ा आए पढ़ने में। तो अभी भारत की खोज तो हो गई, अब भारत जाने का रास्ता भी तो मिलना चाहिए। तो अ पैसेज टू इंडिया, जब ये बात याद आए तो आप याद करिए कि भारत की खोज हो चुकी थी, लेकिन हम इंडियंस को तो भारत जाने, हम तो भारत में ही, हमें क्या ज़रूरत भारत की खोज की। तो ऑब्वियसली कोई फॉरेनर ही ये ढूंढेगा, तो फॉरेनर ने ही ये बुक, मतलब एक फॉरेनर ही इस बुक का ऑथर भी है। तो अब पैसेज टू इंडिया बुक का नाम आए तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये पॉइंट रहना चाहिए कि भाई साहब की कोई बाहरी विदेशी है, तभी वो हमारे इंडिया में आने का रास्ता ढूंढ रहा है, उसने बुक लिख दी है। तो मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, इनका नाम है E.M. फॉस्टर, ठीक है। तो आ, मैं इसके फ़ोटो दिखाता हूँ फिर बात करता हूँ। देखो, देखिए ये जा रहे हैं ना यहाँ अपने घोड़े वगैरह पे बैठ के और वो सब करके। तो मतलब एक पैसेज टू इंडिया इसे लिखा है E.M. फॉस्टर ने। याद कर सकते हो आप, फॉस्टर का फ्रॉस्ट बना लो, सर्दी का मौसम तो वैसे भी चल रहा है। तो हमारे मतलब इंडिया में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, और ये मतलब ऐसे ऐसे करके कनेक्ट कर लो अपना। मैंने तो इसी टाइप से किया था। तो जब भी जहाँ पे भी इनका नाम, मुझे तो पूरा नाम याद आ जाते हैं ना सबके, क्योंकि बट मैं आप लोग के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ क्वेश्चन होगा, यहाँ 4 या 3 जो हो ऑप्शंस होंगे, आपको उस हिसाब से याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड बुक आती है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ट्रुथ मतलब सच, और वर्ड्स आ सकते हैं इसमें अहिंसा, और वर्ड्स आ सकते हैं, और वर्ड्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, सच्चाई की राह, मतलब वट एवर इट इज़। बट मैंने अहिंसा बता दिया तो आपको मालूम तो पड़ ही गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के ऑथर हैं बापू, महात्मा गांधी, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये ट्रुथ्स मतलब बहुत ज़्यादा सच्चाई के पुजारी थे ये। डांडी मार्च वगैरह मतलब हिंसा के खिलाफ थे, अहिंसा से इन्होंने विजय को छुटकारा दिलाया था अंग्रेजों से। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए कुछ सच से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बुक के अंदर का मैटर मैं नहीं बता रहा हूँ, बस मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इन्होंने सच से एक्सपेरिमेंट किए, उसके ऊपर बुक लिख दी। तो आपके आपके दिमाग में जब भी सच से रिलेटेड कुछ आए तो सीधे आप करना महात्मा गांधी। ओके, ये रही बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, गांधी। और ऑटोबायोग्राफी है ये। देखो मैं आपको बुक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। देखो आप, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, देखो सबको पता होगा ऑलमोस्ट, फिर भी बता दे रहा हूँ। देखो बायोग्राफी क्या होती है, नॉर्मल बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी नहीं, ये नहीं, नॉर्मल बायोग्राफी। नॉर्मल बायोग्राफी होती है, फॉर एग्जांपल आप इंस्टा पे लिखते हो ना अपने बायो में, केक कटर, केक मर्डरर, लैंडेड ऑन अर्थ, फलाना ठिकाना जो भी है, एल्कोहलिक या सॉरी म्यूजिकोहलिक या जो भी आप लिखते हो, तो बायो में लिखते हो ना, तो वो बायोग्राफी है। आप
लिख रहे हो, आपके बारे में आप बता रहे हो, आपके बारे में दूसरे को पढ़ के पता चल रहा है, तो ठीक है ना। तो बुक्स में क्या है कि बायोग्राफी है कि गांधी के बारे में किसी ने लिखा, लेकिन अगर गांधी ने खुद के बारे में लिखा है तो उसके पीछे जुड़ जाएगा ऑटो, मतलब खुद से लिखा है। देखो मैं और एक एक्सपेरिमेंट के साथ आपको बता दूं और अच्छे से याद हो। देखो मैं बहुत आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपके सामने ये चीज़ ज़्यादा देर तक रहे और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ भी आए, ठीक है ना। तो देखो एक बुक थी बाबरनामा, वो लिखी थी बाबर ने। एक बुक हुई अकबरनामा, ये लिखी किसने लिखी बताओ। डिफेंस या फिर जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसमें ये तो पता होना चाहिए। अबुल फजल ने लिखी। इन्होंने बाबरनामा, बाबर की बायोग्राफी इन्होंने खुद लिखी। अकबरनामा किसी और ने लिखी। इनके नवरत्न थे, मतलब इनके नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल, उन्होंने लिखी थी। तो इन्होंने जब खुद लिखी तो इनकी हो जाएगी ऑटो बायोग्राफी, और इनकी किसी और ने लिखी है, जिंदगी इन्हीं की ज़िंदगी पे लिखी है लेकिन किसी और ने लिखी है, तो वो हो जाएगी सिर्फ बायोग्राफी, ठीक है ना। आया समझ। ऐसे ही गांधी की ऑटोबायोग्राफी, मतलब गांधी अपनी ही बुक के खुद ऑथर थे, इसलिए उन्होंने ये लिखा। तो और ट्रुथ इक्वल्स टू गांधी, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आती है गीतांजलि, किसी लड़के का नाम नहीं है। गीतांजलि ये भी मोस्टली सबको पता होगा गीतांजलि किसने लिखी थी। बता दे रहा हूँ मैं सिंपली, रविंद्र नाथ टैगोर। देखो गीतांजलि एक नाम भी बंगाली सा लग रहा है, मतलब उससे रिलेटेड तो आप कर सकते हो, ये आपको याद कर, मतलब तो ऐसे ही याद हो जाएगा। गीतांजलि को जो रविन्द्रनाथ टैगोर, ये अपना मेमोराइज कर लीजिए आप, ठीक है ना। पॉज करके एसेस लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। ये इन्हीं साहब की तस्वीर है। तो गीतांजलि, इन्होंने तो कई सारी बुक्स लिखी है, वो आगे आएंगी, मैं सब एक साथ लेके नहीं आया क्योंकि फिर ना खिचड़ी हो जाती है। तो आज सिर्फ वही है जो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्टार मार्क करके रखिए और साथ में नोट्स बता रहा हूँ मैं, साथ में आप नोट्स भी लिखते रहिए, ठीक है ना, कि ये बुक किसने लिखी, बुक किसने लिखी, और तुरंत आपको याद भी हो जाएगा। बस रोज़ रिवाइज करिए और कुछ नहीं, बस आपको ऐसे याद होगा मलाई की तरह। तो गीतांजलि लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे चलते हैं। द मर्चेंट ऑफ वीनस, हाँ अब आ गया ना ऐसा नाम, द मर्चेंट ऑफ वीनस। देखो इसको लिखा है, मैं सिंपली बता दे रहा हूँ, विलियम शेक्सपियर ने। अभी तक इन बुक के नाम ज़्यादातर लोगों को पता होने चाहिए अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो। ये सिर्फ एक मैं रिवीजन दे रहा हूँ, बूस्टर की तरह, लाइक कोविड का बूस्टर लग रहा है ना। तो विलियम शेक्सपियर बहुत ही फेमस है। जैसा तो मतलब बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी है वगैरह वगैरह। तो एक बुक है उनकी, द मर्चेंट ऑफ वीनस, ऐसे याद करो आप, ये रही। द मर्चेंट ऑफ वीनस इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ओके, आप ऐसे याद करो, द मर्चेंट ऑफ वीनस विलियम शेक्सपियर, द मर्चेंट ऑफ वीनस विलियम शेक्सपियर। तो तुम्हारा आप ऐसे करो और लिख लो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द मून एंड द सिक्सपेंस, ये बुक किसने लिखी होगी। देखो इसमें आया वर्ड मून, मैंने कैसे याद किया वो मैं बता रहा हूँ। मून, मून इक्वल्स टू सर्दी, सर्दी का अपोजिट गर्मी, गर्मी को इंग्लिश में जैसे आए इंग्लिश में लिखा है ना, तो वापस इधर कन्वर्ट करो, समर, समर आया ना, तो यहाँ पे मून आए कनेक्ट करो समर से, बिकॉज इनके ऑथर साहब का नाम है सॉमरसेट मॉगहम। देखो आपको ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बुक में
सिर्फ आप मून को समर से कनेक्ट कर लो, आपके आंसर में जहाँ पे भी ऐसा नाम आए, अरे हाँ यार मून तो समर से था और ये रहा, तो फटाक से टिक लगा के आ जाओगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ओके, ये रही बुक द मून एंड सिक्सपेंस। देखो मैंने फ़ोटोज़ ऐसी, मतलब आप ये मत कहना कि ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ लिए हैं, मैंने ऐसी फ़ोटोज़ लिए हैं कि ये यूनिक है और आपको एकदम से मेमोराइज हो जाए। माई ओनली मोटिव इज़ दिस। ओके, तो द मून एंड सिक्सपेंस इज़ रिटन बाय विलियम सॉमरसेट मॉगम। डब्लू को ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है सॉमर सेट इक्वल्स टू समर इक्वल्स टू मून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ इज़ रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स। सबको पता होगा, जिसे नहीं पता वो छोड़ो, मतलब ऑलमोस्ट सबको पता होगा, जिसे नहीं पता वो भी, मतलब कोई मैं वैसा नहीं बोल रहा, याद कर लीजिए। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ इज़ रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स। डिकन्स एक बहुत बड़े राइटर रहे हैं अपने टाइम के, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं। तो अगर नाम आता है अगर, तो आपको अ टेल ऑफ टू सिटीज़ चार्ल्स डिकन्स, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, आपको ऐसे ही याद हो जाए नाम। चिकन्स इक्वल्स टू डिकन्स, याद कर लो। दो शहरों की कहानी है। एक शहर में चिकन नहीं मिलता था, अगले शहर में चिकन मिलता था, तो इस शहर से वो दूसरे शहर में चिकन लेने जाते थे। दो सिटीज़ की बात है। दो सिटीज़ की बात इसलिए कि एक सिटी में चिकन नहीं मिलता था, इस एक सिटी में चिकन मिलता था। तो यहाँ से एक बंदा था, उसे खाना होता था चिकन, तो यहाँ से वो लेके आता था, और रास्ते में जो जो होता था उसकी कहानी मैं बुक के अंदर की मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैं याद करने के तरीके की बता रहा हूँ। आदमी जैसे चिकन खाना था यहाँ से लेके आता है, जिस जिस उससे होता है, तो मतलब चिकन इक्वल्स टू डिकन्स, या चार्ल्स प्लस डिकन्स इक्वल्स टू चिकन्स। हा हा, ओके, ये रहा, ये रहा। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ रिटन बाय चार्ल्स डिकन। इसकी स्टोरी अलग है, वो चिकन वाली मत कर लेना, है ना? हाँ, ये चार्ल्स डिकन्स की। आगे बढ़ते हैं। यूटोपिया, देखो मैंने कैसे याद किया था यूटोपिया को। यूटोपिया क्या नाम, सबसे पहले ना जेन्युइनली व्हेन आई हर्ड दिस नेम आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज दिस नेम। ऐसे नेम कौन रखता है किसी भी भाषा का हुआ, ऐसे कौन रखता है यार? देन एक कोई मूर्ख आदमी ही होगा जो ये नाम रखेगा, कोई मूर्ख होगा, मतलब जैसे समझ नहीं है, कोई मूर्ख होगा। तो इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर हैं सर थॉमस मूर। आपको ये याद रहे ना रहे मैटर नहीं करता, यूटोपिया जैसा नाम कोई मूर्ख ही रख सकता है। देन मूर्ख इज इक्वल्स टू मूर। देखो आपको यहाँ और अच्छे से समझा दूँ मैं आगे, देखो देखो वो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, सॉरी। थॉमस मूर। तो आप अ, दो तरीके से आस कर सकते हो, एक तो ऐसे कर लो, यूटोपिया जैसा नाम कोई मूर्ख रख सकता है, उससे आप कर लो मूर या मोर, क्योंकि कहीं पे ये मूर भी होता है, ये नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग वैसे है। या आप याद कर लो यूटोपिया इतना छोटा सा नाम है यार, इसमें और ज़्यादा होना चाहिए था ना नाम, इतने छोटे से नाम क्या क्या करेंगे, तो कर लो मोर। तो आपको ये मेन फोकस करना है, ये यहाँ यूटोपिया आए, मोर या मूर, कोई भी कहानी बना के याद कर लो और टिक करके आ जाओ। आपसे वहाँ कोई नहीं पूछने वाला कैसे याद किया कैसे नहीं किया, आपको बस अपने दिमाग से चलना है, ठीक है ना? ओके, अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा, साइंस से रिलेटेड है और सबने पढ़ा भी है। देखो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मान लो कि हम लोग की शुरुआत कैसे हुई। हम लोग पहले कैसे थे? ऐसे बंदर थे ना, ऐसे
ऐसे वाले थे, फिर हम आगे जाके थोड़े और सीधे हुए, ऐसे हुए। सादा है, मेरी ड्राइंग बेकार है वैसे भी। एकदम थोड़े और सीधे हुए, मतलब हैं अंदर ही, फिर धीरे धीरे सीधे हो गए। मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये लिखा है साइंस से रिलेटेड है सर, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए ऐसी रिपोर्ट, जहाँ पे याद आ जाएगा आप, मतलब नाम आ जाएगा ये तो आपको याद होगा यार, चार्ल्स डार्विन। साइंस में भी पढ़ा होगा आपने, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इक्वल्स टू चार्ल्स डार्विन। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेविड कूपरफील्ड, नाम कितना अजीब है यार, डेविड कूपरफील्ड। ये देखो, मैं आपको हिंट दूं, ये उस ऑथर ने लिखा है, जिस ऑथर ने क्या लिखा है, अ टेल ऑफ टू सिटीज। जिस ऑथर ने लिखा, मैंने अभी बताया ना, क्या बताया था मैंने, दो सिटीज की कहानी, ए बी, ये दो सिटीज की कहानी। इसमें चिकन नहीं मिलता, इसमें चिकन मिलता है। इसमें एक इंसान को खाना है, तो ये इधर से होके जाता है और वहां से लेके चुपके से आके खा लेता है। ये कहानी क्या हुआ, चिकन इक्वल्स टू डिकन्स, चार्ल्स डिकन्स। ठीक है, इसी तरह से इन्हीं ऑथर ने एक और बुक लिखी है, बुक्स तो काफ़ी सारी हैं, इम्पॉर्टेंट वंस। डेविड कूपरफील्ड रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स, जिन्होंने द टेल ऑफ टू सिटीज़ भी लिखी हुई है। ठीक है, डेविड कूपरफील्ड, चार्ल्स डिकन्स। ये रही आगे फोटो होगी इसकी, ये रही। किसी का नाम टाइप लग रहा है, और मतलब ठीक है ना यार, याद हो जाएगा इनकी। चार्ल्स डिकन्स की तुम्हें याद रखो इस वीडियो में कि दो बुक्स हैं, एक द टेल ऑफ टू सिटीज चिकन वाली, एक है डेविड कूपरफील्ड। अजीब सा नाम है कूपरफील्ड वगैरह, तो याद हो जाएगा, समझे ना। कॉपरफील्ड, सॉरी, कूपरफील्ड, मैं स्पेलिंग, वाह, डेविड कॉपरफील्ड हो जाएगा यार। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द विकर ऑफ वेकफील्ड, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, माफ़ करना, बट ये बुक है। मैंने कैसे याद किया था वही बता रहा हूँ। फील्ड, इसमें से निकाला फील्ड, इसमें से निकाला वेक, जल्दी, जल्दी वेक मतलब जल्दी उठना, वेक जल्दी उठकर फील्ड में जाके काम करना, मजदूरी करना। देखो दोबारा बताओ, इतने ढंग से यार कोई नहीं बताएगा तुमको। वेक फील्ड को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, बाकी तुम भूल जाओ पीछे का सब। वेक फील्ड को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें वेक जल्दी उठकर खेतों में जाके, जल्दी मतलब जल्दी सुबह हुई ना, खेतों में जाके, वो मतलब लोटा लेके जाना नहीं या वैसे नहीं, मतलब खेतों में जाके काम करने वाला, मतलब मेहनत दिख रही है ना तुमको। और मेहनत करने वाले को क्या मिलता है, और मतलब ये पूरा काम करते हैं अपने सीजन में, और जब बेचते हैं तो उनका मिलता है पैसा। पैसा इनके लिए सोने के बराबर होता है, सोना मतलब गोल्ड। तो जहाँ पे वेक फील्ड की बात आई, मतलब जल्दी उठकर काम करने की, तो हमें क्या याद रखना है, गोल्ड स्मिथ। पूरा नाम मैं बता दूं आपको, ये याद रखना है इस तरीके से। आप, मैं आपको और कोई तरीका बताओ तो उससे कर लो, बाकी एक इजी तरीका यही है कि वेक फील्ड, रिजल्ट क्या मिला जल्दी उठ के काम करने का, ऑलिवर, देखो ऑलिवर में कंफ्यूज हूँ शायद, गोल्डस्मिथ,
हाँ ये रहे। तो यहाँ पे आ जाए वेकफील्ड। वेकफील्ड मतलब देखो ये दोनों बोल्ड में ही लिखा हुआ है, वेकफील्ड गोल्डस्मिथ। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और कनेक्ट करना है सिर्फ वर्ड से, और वहाँ जाके बस टिक मार के आना है। यहाँ कहीं आधे नाम नहीं दिए होंगे ना। आगे आते हैं, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ये बुक किसने लिखी होगी? देखो, इसको याद करने का तरीका मैंने कैसे याद किया था, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। मैंने जो याद करिया था वो से तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मैं नाम बता दे रहा हूँ तुम्हें डायरेक्ट, एडवर्ड गिब्बन। मैंने याद किया था कि हम कोई नए काम की शुरुआत को चाहते तो रिबन काटते हैं ना, तो रिबन यहाँ पे की गिरने की बात आई, यहाँ पे इन्होंने गिरने के लिए भी रिबन काटा, तो उसलिए ये हो गया रिबन इक्वल्स टू गिबन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही बुक। ये फ़ोटो भी, मैं फ़ोटो तो और भी ज़्यादा अवेलेबल थी, बट आई प्रेफर्ड दिस बिकॉज ये गिरते हुए शो हो रहा है और रोमन एम्पायर से रिलेटेड है। आपको बस याद रखना है, यहाँ पे फॉल और रोमन एम्पायर की गिरने की बात आ रही है। एडवर्ड गिब्बन इज द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये है द ले ऑफ लास्ट मिस्ट्रेल। ये लास्ट बुक नहीं है, ये 13 बुक है, अभी आधा हुआ है, आधी और बची है अभी। द ले ऑफ लास्ट मिस्ट्रल, ये बुक किसने लिखी है? देखो, मैंने याद किया था, ले से मैंने बनाया था लेडी, ले से बनाया था लेडी, और नाम लेडी है पर किसी सर, जेंटलमैन को सर भी बोलते हैं, सर वॉल्टर स्कॉट ने लिखी थी ये। किसने लिखी थी? सर वॉल्टर स्कॉट। देखो वीडियो बड़ा हो रहा है, बट मैं आपको ट्रिक्स भी बता रहा हूँ याद करने की ना। ये रहा, आप ले को लेडी बनाओ, यहाँ पे लेडी की बुक है पर लिखी किसने है? सर वॉल्टर स्कॉट ने। बार बार इसे लिख डालो तुम, द ले ऑफ लास्ट मिनिस्टर। ये इम्पॉर्टेंट है, आई है कई एग्जाम्स में। ठीक है, चलो। टाइम मशीन, टाइम मशीन किसने लिखी है? बुक है ये, मतलब मशीन बनाने वाली नहीं, बुक है। इसके ऑथर हैं H.G. वेल्स। वेल्स, वेल्स छोड़ो, वेल क्या होता है? वेल कुआं होता है ना। हॉन्टेड मूवी देखी है सबने? हॉन्टेड 3D आई थी, तो उसमें एक बंदा, ये कुआं था, इसमें वो गिर जाता है, वो टाइम में पीछे जाके कुछ, मैंने पूरी मूवी नहीं देखी, मतलब थोड़ा थोड़ा पता है तो इसलिए बता रहा हूँ। बंदा कुएं में कूद के और मतलब टाइम में पीछे जाके कुछ कुछ करता है, स्टोरी पता पड़ती है उसको, ऐसा कुछ होता है। तो हमें क्या रिलेट करना है? टाइम मशीन की अगर बात आती है तो टाइम मशीन इज रिलेटेड टू, टाइम मशीन इज रिलेटेड टू व्हाट? टाइम मशीन इज रिलेटेड टू वेल, एंड टाइम मशीन के ऑथर कौन है? H.G. वेल्स। ये रहे, ठीक है। टाइम मशीन इज रिटन बाय H.G. वेल्स। आप इन बुक्स को करके जाओ और कैसे आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं बताना। शेप ऑफ थिंग्स टू कम, देखो वर्ड का मतलब जानो यार। आप मतलब जान के, मतलब बुक्स को समझ के करोगे ना, आपको यार सब याद हो जाएगा। शेप ऑफ थिंग्स टू कम मतलब जो चीज़ आने वाली है, आने वाली है, इसे रिलेट करो फ्यूचर से। फ्यूचर में कैसे जा सकते हो? टाइम मशीन से। टाइम मशीन किससे रिलेटेड है? H.G. वेल्स से। वेल्स से क्यों? क्योंकि टाइम मशीन में कैसे जाते हैं हम? कुएं में कूद के
फिर टाइम में वापस जाके सब सही करके वापस आ जाते हैं। समझ में आया? तो इन शॉर्ट इस बुक को भी H.G. वेल्स ने लिखा है। मैंने ये मतलब मैंने इसीलिए इसको साथ में लिखा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है ना। शेप ऑफ थिंग्स टू कम इज रिलेटेड टू फ्यूचर, जो आने वाला है, और वो टाइम मशीन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और टाइम मशीन रिलेटेड है H.G. वेल्स से, ठीक है। ये रहा आगे बढ़ते हैं। ये रहा शेप ऑफ थिंग्स टू कम इज रिटन बाय H.G. वेल्स। चलिए आगे। अर्थशास्त्र, ये किसे नहीं पता होगा, ये सबको पता है, चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य का अगला नाम मुझे बताओ कमेंट में क्या था। कौटिल्य सर, अरे यार मैंने तुम्हें ढूंढने को बोला, इसमें ही का चाणक्य का एक और नाम था, क्या नाम था उसका? कौटिल्य। क्या नाम था? कौटिल्य। इसे छोड़ो, इसे आपको कुछ नहीं करना है, ट्रांसलेटर सिर्फ अर्थशास्त्र कौटिल्य, मतलब इकोनॉमिक्स है ये, जो उन्होंने उस जमाने में लिख दी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ, आनंद मठ किसने लिखा है? बताओ 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 जल्दी। बी से शुरू है नाम, बी से शुरू है नाम, बताओ 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 बताओ, सोचो सोचो। आनंद मठ कौन सी लैंग्वेज का लग रहा है? आनंद, आनंद एक मूवी थी, उसमें बाबू मोशाय थे। बाबू मोशाय कहाँ के थे? बंगाली थे। तो आनंद मठ भी किसने लिखी होगी? जो बंगाली है, क्योंकि इसमें आनंद है और आनंद बाबू मोशाय है। आनंद मठ इज अ बंगाली राइटर बुक। राइटर का नाम क्या है? सबको पता है, बंकिम, इन्हें कुछ लोग बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं और चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं। कौन थे ये? जनगण मन पता है ना, हमें जनगण मन पढ़ के आनंद फील होता है, ऐसी आनंद मठ, ठीक है। ये देखो, ये ओरिजिनल इनका बंगाली, बंगाली क्या यार, मैं भूल भी नहीं पा रहा हूँ। आनंद मठ ये ओरिजिनल वाला है बंगाली, और ये इंग्लिश में, एंड ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हिंदी में। देखो यहाँ चटर्जी लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी, यहाँ है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चटर्जी आए चट्टोपाध्याय आए, कंफ्यूज मत होना, टिक लगा के आ जाना। आनंद मठ बंगाली, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तो नाम से ही बंगाली लग रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आया है वॉर एंड पीस, सबको बचपन सबने पढ़ी होगी भाई, तो लियो टॉल्स्टॉय, याद कर लो अगर तुम्हें तरीका भी चाहिए तो। वॉर एंड पीस मतलब लड़ाई भी करो और फिर शांति भी कर लो, मतलब कोई खेल समझ के रखा है क्या? बच्चा समझ के रखा है, हमें खिलौना दे दोगे शांत हो जाएंगे? टॉय, वॉर एंड पीस जहाँ पे नाम आए कि मतलब वॉर भी लड़ाई, और वॉर भी और शांति भी, लड़ाई भी शांति भी, मतलब पागल समझ के रखा है, बच्चा समझ के रखा है क्या? तो टॉय होगा ऑप्शन में, जाओ कहाँ एकदम से माइंड में आएगा कि टॉय, अच्छा हाँ। तो लियो टॉल्स्टॉय, किसी और के नाम में तो आ नहीं रहा ना टॉय जो ऑथर है, और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो सबसे जाओ लियो टॉल्स्टॉय, ये रहे लियो टॉल्स्टॉय, वॉर एंड पीस। आगे बढ़ते हैं। आ डेंजरस प्लेस, खतरनाक जगह, खतरनाक जगह क्या है? खतरनाक जगह है व्हाट्सएप की डीपी, खतरनाक है। और क्या है खतरनाक? देखो मैंने कैसे याद किया था, हंसना मत, मैंने याद किया था। हाँ तो एक तो ये ऐसे याद किया था। और डेंजरस प्लेस क्या है? खतरनाक भाई साहब, डीपी, व्हाट्सएप की डीपी बहुत खतरनाक, मतलब कि अलग, इस पे नाम भी है, डेंजरस से डी, पी प्लेस से पी, डीपी। आगे मोइनीहन, मतलब ये ऑथर का नाम है डीपी मोइनीहन। मैंने कैसे याद किया था? डेंजरस प्लेस ऑब्वियसली डीपी है, और मोइनीहन को किया था मेयोनीज, मोमो में डाल के खाते हो ना। डेंजरस प्लेस डी, डेनियल पैट्रिक मोइनीहन, डीपी मोइनीहन, ओके। ये मतलब ये मेरे ख्याल से ओरिजिनल होगा, ये फ़िल्टर डाला है, या फिर जो भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हें बस याद करना है डेंजरस प्लेस इक्वल्स टू डीपी। कोई बोले खतरनाक जगह क्या है, कि डीपी खतरनाक जगह है। किसने लिखा है डेंजरस प्लेस? डीपी मेयोनीज।
इतना याद होगा तो मैं डीपी म्यूनिस याद कर लोगे तो ऑप्शन में दिख जाएगा और तुम टिक भी लगा दोगे, मोइनिहन को समझ जाओगे। ही स्पोक अप फॉर अमेरिका, ही विल स्पीक अप फॉर न्यूयॉर्क। ओके, एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स बहुत आसान है याद करने का तरीका इसको तो। भाई शेरलॉक होम्स सबने देखी है मूवी। लिखा किसने है? लिखा किसने है? चलो मैं बताता हूँ। सॉरी, मैं बताता हूँ आपको कि शेरलॉक होम्स की मूवी बनी है, तो मूवी की शूटिंग हुई होगी। मैंने जैसे याद किया मैं वो तरीका बता रहा हूँ आपको। मैं क्या करता था, 2 मिनट देखता था ऑथर के नेम को और से 1 मिनट देखता था, आ जाता था कैसे करना। मूवी की शूटिंग किस हाई हाई क्वालिटी के कैमरे से हुई होगी, कैनन, ठीक है। और इसके ऑथर का नाम है आर्थर कॉनन, कैनन है कॉनन डॉयल। सीधा सा था मेरा कि शेरलॉक मूवीज से रिलेटेड है, इसकी शूटिंग कैनन के कैमरे से हुई है। तो मैं सीधे ऑप्शन में गया, मैंने देखा भाई ये कैनन, लगा दिया टिक, ठीक है। आर्थर कैनन डॉयल, ये देखो, ये रही बुक। देखो हमारे एमसीयू के दोनों हीरो ने प्ले करा है। ये डॉक्टर स्ट्रेंज भी प्ले कर चुके हैं और ये आयरन मैन, फॉर्मर आयरन मैन। अब तो शायद न्यूज़ है कि टॉम क्रूज रिप्लेस कर रहे हैं इन भैया को। मैडनेस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, क्या है मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स, जो भी है, डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी है। याद रखना आसान है कि शेरलॉक होम्स की शूटिंग कैनन के कैमरे से हुई है। और ये रहा, याद हो भी जाएगा कि इसे तुम्हारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी प्ले किया है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने भी प्ले किया, मतलब आयरन मैन उर्फ। चलो आगे आते हैं। एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, यहाँ क्या था? एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स। तुम्हारे पास 2 ही एडवेंचर है बस, आगे बढ़ भाई, तुम्हारे पास 2 ही एडवेंचर्स हैं, एक शर्लॉक वाला एक टॉम वाला। जहाँ टॉम वाला है लगा दो मार्क ट्वेन, फटाफट से मार्क कर दो, टॉम सॉयर मार्क ट्वेन, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर मार्क ट्वेन, लिख लो। आता है अग्निबीना। अग्निबीना, अग्निबीना कैसा नाम लग रहा है? अग्निबीना एक संस्कृत नाम लग रहा है ना, अग्नि संस्कृत मतलब एक बहुत ज़्यादा वैसा वाला। तो तुम्हारे हिसाब से कैसी वैसे मतलब जो हिंदू बहुत बड़ा वाला होगा, मतलब होगा उसने ये पूरा बीणा और वो सब लिखा होगा, मतलब ये अग्नि और बीणा, मतलब ये संस्कृत वर्ड लग रहा है, पर अपोजिट है। इन्हें लिखा, इसे लिखा है भाई साहब काजी नसरुल इस्लाम। ये है, ये मतलब इसका तो मेरे को फोटोग्राफी भी नहीं मिली, ठीक है। अग्निबीना, क्लासिकल कंपोजिशंस ऑफ अग्निबीना, काजी नसरुल इस्लाम। ये मेरे ख्याल से बंगाली है, बांग्लादेशी है, पता नहीं क्या है, सारे मतलब जो भी हो। तो मैं बस याद रखना, जहाँ अग्निबीना मतलब इतना ज़्यादा संस्कृत का उपयोग है, उसे काजी भैया ने लिखा है। मेरे हिसाब से क्यों आता है काजी में, जो भी हो, नसरुल इस्लाम, ठीक है। याद करना इसी तरीके से। चलिए आगे, आगे है एलाइस इन वंडरलैंड। एलाइस इन वंडरलैंड तो सबने मूवी देखी होगी, है अभी पिछली इतने सारे बुक्स और मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे बुक की मूवी बनी हुई है, और ये तो सबको पता ही होगी एलाइस इन वंडरलैंड। देखो इनमें क्या कैरेक्टर था, रेट्स का था ना, रेट्स का था ना, रेट्स, रेट्स को मान लो क्या खाते हैं, तुम बोलोगे चीज़ नहीं, रेट्स खाते हैं कैरेट मेरे अकॉर्डिंग। या मान लो रेट्स रैबिट की तरह होते हैं और रैबिट को क्या पसंद है, कैरेट, तो कैरेट। तो एलाइस इन वंडरलैंड किसने लिखी है? तुम सीधे बोलोगे रेट से रिलेटेड है, कैरेट ने लिखी है। नाम है इनका लुइस कैरल, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं, कैरेट याद है, नीचे लिखा हुआ कैरल, ये हाँ बस यही है। तुमने नाम तो पढ़ लिया ना, लुइस कैरल।
तुम्हें यही अपने दिमाग में याद करने का तरीका रखना है ये बस। एलाइस इन वंडरलैंड, लुइस कैरल। ठीक है, ये देखो रेड से रिलेटेड है। क्या पसंद है रेड को? कैरेट। लुइस कैरल। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे एनिमल फार्म, ये तुम कोई वैसे वो वैसे याद मत करो, इसे सीधा याद कर लो। बहुत फेमस बुक है, जॉर्ज ऑरवेल। मैंने तो नॉर्मल याद किया था, जॉर्ज ऑरवेल ये थी। इसे नॉर्मली इसको अपने इस फोटोज़ को, इन फोटोज़ को बार बार देखो और इन्हें अपने दिमाग में बसा लो। जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है ना। एनिमल फार्म इक्वल्स टू जॉर्ज ऑरवेल। इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, सब जो भी है आगे बढ़ते हैं। एना कैरेनिना, क्या लग रहा है किसने लिखा होगा? अन्ना। अन्ना, क्या किसने लिखा? अन्ना कैरेनिना। तुम्हें लग रहा होगा ये कोई तमिल का है, उसने लिखा है अन्ना कैरेनिना ना। सबसे बेस्ट तरीका याद करने का, नहीं भाई हमें हर चीज़ में अपोजिट सोचना है। अगर अग्निवीणा किसने लिखा था? बताओ 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 बताओ। काजी नसरुल इस्लाम ने लिखा है। तो अन्ना करेनिना भी किसी, ऑब्वियसली अगर तमिल का है तो तमिल का तो होगा ही नहीं, इंडिया ही नहीं होगा। तो फेमस है जिन्होंने वॉर एंड पीस लिखा था, लियो एंड क्या लगाया, लियो टॉल्स्टॉय। आगे बढ़, पढ़ भाई। अन्ना, कोई अन्ना नाम के कैरेक्टर की कहानी होगी, बस तुम्हें गैस कर रहा है यार। अन्ना हजारे की भी मान लो तुम, लिखा किसने है वो उसको मैटर करता है। लियो टॉल्स्टॉय। टॉय, टॉय से क्या रिलेटेड था? मैं क्या वॉर एंड पीस का पागल समझ के रखा है क्या? वॉर एंड पीस बच्चा है क्या? ये टॉय पकड़ा दोगे तो ये लियो टॉल्स्टॉय। ओके, लास्ट बुक आज की, आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन, इसको मैं बोल रहा हूँ सबसे अच्छा है, तुम क्रिकेट से रिलेट कर लो। पृथ्वी शॉ को सब जानते होंगे। पृथ्वी शॉ, पृथ्वी शॉ को सब जानते होंगे। वो कहाँ के हैं? दिल्ली कैपिटल्स के। ठीक है, तो दिल्ली में एक जीबी रोड है। गलत मत लेना, बस मैं याद करने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। और शॉ का शॉ लगा दो, तो आर्म्स एंड द मैन लिखा है जीबी शॉ ने। ठीक है ना। हमें सीधा याद आर्म्स एंड द मैन जहाँ पे आर्म्स आर्मी, क्रिकेट वाली आर्मी, मैन 11 मैन होते हैं, मतलब वुमेन भी खेलती है, बट तुम्हें याद करना है यार, कैसे भी कर लो ना। इसमें तुम्हें फेमिनिज्म या गंदी बुरी चीज़ में नहीं जाना है। तुम्हें गंदी चीज़ से याद हो रहा है, अच्छी चीज़ से याद हो रहा है, वैसे याद करो, बट करो। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन क्रिकेट से रिलेटेड है। पृथ्वी शॉ प्लस दिल्ली को मैच कर लो। आर्म्स एंड द मैन जीबी शॉ, पृथ्वी शॉ, जीबी शॉ, पृथ्वी शॉ, जीबी शॉ। आर्म्स मतलब क्रिकेट, क्रिकेट मतलब जीबी शॉ, पृथ्वी शॉ, पृथ्वी शॉ मतलब जीबी शॉ। पृथ्वी शॉ भी याद करके जाओगे ना तो मिल जाएगा। देखो मैंने ये फोटो जानबूझ के लगाई कि तुम्हें याद हो जाए, कि ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। आर्म्स एंड द मैन इक्वल्स टू जीबी शॉ, मतलब तो बुक है, ये कोई मूवी या वेब सीरीज़ कुछ होगी उसका होगा। ठीक है ना। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट जो भी एक्सपीरियंस व्यूअर्स है। ताफिस, बाय बाय, टेक केयर। अपने माँ बाप का ख्याल रखें, आसपास सबको खुश रखें, खुद को भी खुश रखें। बाय।